गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग के मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी ईशांत गांधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में घायल होकर पकड़ा गया। पुलिस अब उन सवालों के जवाब तलाश रही है कि आखिर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के पीछे मकसद क्या था। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी। गिरफ्त में एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का आरोपी। मुठभेड़ के दौरान शिकंजे में आया ईशांत गांधी। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का आरोपी ईशांत गांधी उर्फ इशू अब फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के शिकंजे में है। पुलिस को इनपुट मिला था कि ईशांत फरीदाबाद के एक इलाके में छिपा है, जिसके बाद टीम ने घेरेबंदी की तो आरोपी ने ऑटोमेटिक पिस्टल से पुलिस पर करीब आधा दर्जन फायर की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसे काबू में ले लिया। ईशांत गांधी को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ये पूरा मामला है 17 अगस्त का, जब गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एल्विश यादव के घर के बाहर बाइक सवार दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस दौरान करीब 24 राउंड गोलियां चलाई गई। हमलावरों ने हेलमेट पहन रखा था और चेहरा ढका हुआ था। फायरिंग घर की बालकनी, दीवारों और खिड़कियों पर हुई थी। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब एल्विश घर पर मौजूद नहीं थे। इस हमले की शुरुआत में जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा गया था कि एल्विश ने बैटिंग एप्स का प्रमोशन कर कई घर बर्बाद किए हैं, इसलिए ये हमला किया गया। आरोपी ईशांत गांधी की गिरफ्तारी से उम्मीद है कि इस हमले की पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। पुलिस गैंग कनेक्शन, धमकी और डराने की कोशिश जैसे तमाम एंगल से जांच कर रही है। एल्विश यादव के परिवार को सुरक्षा दी गई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बलिया में 2 फर्जी टीचरों की नियुक्ति का मामला सामने आया है। एक टीचर राजकीय उच्च शिक्षा क्या बताया जा रहा है और एक टीचर राजकीय उच्चतर विद्यालय में तैनात किरण मौर्य है। वहीं दूसरी उच्चतर महाविद्यालय रजौली में तैनात शिक्षिका सरिता मौर्य है। दोनों पर फर्जी मार्कशीट लगाने का आरोप है। साथ ही पिता के नाम भी अलग अलग हैं। इनके साथ ही दोनों के वेतन की वसूली भी होगी। डीएम का कहना है कि दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये रूटीन है, प्रकरण है, चलता रहता है, शिकायतें आती रहती हैं और इसी क्रम में पूर्व में प्राप्त शिकायतों के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। स्वाभाविक है, जो भी व्यक्ति सरकारी सेवा में आता है, अगर उसके अंक पत्र हों, चाहे एकेडमिक से संबंधित और कोई सर्टिफिकेट्स हो, अगर वो फर्जी है तो न केवल सेवा से बर्खास्ती होती है बल्कि उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट किया उन्होंने और उसका दंड मिला। सहारनपुर पुलिस ने आधार कार्ड में हेराफेरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना बेहट पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान आसिफ, सागर और राजेश उर्फ राजू के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी शामली के एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करते थे। वे किसी जानकार की आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे। रबर पर बनाए गए फर्जी थंब प्रिंट को स्कैनर से स्कैन कर आधार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करते थे। इसके बाद किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड के नाम में पता, मोबाइल नंबर और फोटो बदल देते थे। इस काम की एवज में वो मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों से फर्जी फिंगरप्रिंट वाला रबर स्टैम्प, 2 लैपटॉप बरामद कर लिए हैं। जनरेट करे हुए रबर स्टैंप पर जो फिंगरप्रिंट है उसके बेस पे लॉगिन करते थे और यहाँ पर एक फर्जी जन सेवा केंद्र चलाते थे, जिससे कि आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स होती थी, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, वो लोग इसको चेंज करते थे लोगों के। इसके बेस पे जब पुलिस ने काम किया तो ये पूरी कार्रवाई हुई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बेहट पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष
पेश किया जा चुका है और उसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा के थाना वृंदावन में पुष्पांजलि बैकुंठ कॉलोनी में स्थित श्री जी मंदिर को लेकर ये सामने जानकारी आई है और आपको बता दें कि मथुरा के थाना वृंदावन का ये मामला है, जहां पर पुष्पांजलि बैकुंठ कॉलोनी में स्थित श्री जी मुकद्दम गेस्ट हाउस में एक महिला का शव मिला है। गेस्ट हाउस के बाथरूम में ये शव मिला है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला सुनील शर्मा गेस्ट हाउस संचालक और जिस महिला की मौत हुई है उसे 5 दिन पहले लेकर आया था। महिला पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली बताई जा रही है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच कर रही है। प्राप्त हुई थी कि वृंदावन के श्री जी मुकुंदम गेस्ट हाउस है जो कि पुष्पांजलि बैकुंठ में है। वहाँ एक युवती की एक गेस्ट हाउस में शव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना वृंदावन पुलिस वहाँ पहुँच के जाँच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इसमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में जाँच उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके भी घर में मेड काम करती है तो सावधान हो जाइए। बिजनौर में घर में काम करने वाली मेड की शर्मनाक हरकत सामने आई है। काम करने के दौरान उसके ग्लास में पेशाब कर दिया और उसके बेसन में बर्तनों के बीच छिड़क दिया। महिला की इस करतूत का वीडियो सामने आया। आरोपी मेड व्यापारी के घर पर पिछले 10 साल से काम करती है। व्यापारी ने नगीना थाने में आरोपी महिला के खिलाफ शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी मेड को महिला को हिरासत में ले लिया और शांति भंग में चालान कर दिया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अवैध वेंडरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। रेलवे मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ 24 अवैध वेंडरों को पकड़ा है। इसके अलावा बिना टिकट के स्टेशन पर घूम रहे लोगों को पकड़ा गया है। साथ ही किन्नर को भी गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई आरपीएफ और जीआरपी के साथ की गई है। आगरा से खबर। ताजमहल की शाही मस्जिद के इमाम सैयद सादिक अली को एएसआई से मात्र 15 रुपये प्रति माह की सैलरी मिलती है, लेकिन साल 2022 से 15 रुपये मिलने वाली तनख्वाह भी बंद है। सैयद सादिक अली ने कई बार एएसआई अधिकारियों से बात भी की, लेकिन सिर्फ वादे मिले, पैसे नहीं। इमाम ने बताया है कि पीढ़ियों से उनके परिवार में लोग इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं। मैं इमामत कर रहा हूँ 2004 से कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे वालिद थे सैयद सादिक अली, उन्होंने 1966 से नमाज़ पढ़ते थे। लगभग कितने साल से आप लोग पढ़ा रहे होंगे ताजमहल में नमाज? करीब 3 पीढ़ी हमारी होंगी। 3 पीढ़ी। कितने रुपए सैलरी आपको नमाज के बदले में? 3 रुपये मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है, सेंट्रल देती है। 15 रुपये नहीं देता था। 15 हमारे वालिद ने लिया, वो अम्मी ने मिलना पैसे। ताजमहल की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह है मात्र 15 रुपये महीना। जी हाँ, जो आप सुन रहे हैं वो सच है। जब इमाम से हमने बात की तो उसने बताया कि पीढ़ियों से उसके परिवार के लोग ताजमहल की मस्जिद में इमामत करते आ रहे हैं, यानी कि नमाज पढ़ाते आ रहे हैं। उनके परदादा, दादा, पिता और अब खुद वो उस मस्जिद में नमाज अदा करवाते हैं। पहले जोहर, असर की भी नमाज इस मस्जिद में होती थी, लेकिन कोविड के बाद से ये नमाज बंद हो गई। अब फिलहाल ताजमहल की मस्जिद में जुमा, ईद, बकरीद और रमजान की तरावी की नमाज अदा होती है। चित्रकूट में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। युवक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा था। मृतक के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर आरोपी युवक को गायब कर हत्या करने का आरोप लगाया है। युवक 2 दिन से गायब था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिजनों ने हंगामा काटा। दूसरी तरफ पीड़ित छात्रा की मां ने आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि युवक के लापता होने पर कुछ लोग उसे SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूली करने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने 3 बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। का नाम अमित है, अमित कोल, और क्या कहते हैं वो इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। क्या वो लड़का वहाँ जाके डूब के खत्म हो गया है, तो उससे वही लड़का है क्या? नहीं पता, वो हमारी वजह से तो खत्म नहीं हुआ है। हम लोग तो उसको ले नहीं गए थे, वो तो अकेले ठीक खड़ा था। नहीं तो तुम्हारी माता जी फांसी क्यों लगाई, क्या कारण?
जो राकेश कोल है और आशीष कोल है, तो उन्होंने क्या कहते हैं पैसों के लिए बोला था कि क्या कहते हैं हमें पैसा चाहिए। तो मेरी मम्मी को मतलब कि उसमें सदमे में है आ गई, तो वो किसी से कुछ कही वही नहीं और जाके फांसी लगा ली टेंशन वजह से। किस बात का पैसा मांग रहे थे? कि क्या कहते हैं हम उनका लड़का खुआए हैं। लखीमपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक पिता अपने नवजात बच्चे के शव को थैले में रखकर कलेक्ट्रेट में चल रही डीएम और स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग में पहुंच गया। बच्चे के पिता ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया। गोलदार अस्पताल में महिला भर्ती थी। मृतक बच्चे के पिता के मुताबिक प्रसव के दौरान अस्पताल की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। सीएमओ संतोष गुप्ता ने अस्पताल को सील करने के निर्देश दिए। 8,000 रुपये हमने नकद दे दिया, हमने कहा काम चालू करिए, बाकी पैसे दे। बोले ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कोई बाजार थोड़ने लगी हुई यहाँ पे। हमने कहा बताओ पैसे देंगे, अब काम तो चालू करिए आप। बोले यहाँ नहीं, मेरी घरवाली को जब पैसे दे दिया, जले पैसे नहीं दिले हाथ नहीं लगाने, ना बाहर घरवाली को मेरी किया। जब पैसे दे दिया तो बाहर निकलने दिया और धक्का मार के हम लोग हाथ में नहीं लगे। चले हम लोग पैसे नहीं, चले अपनी नर्स को 4 भेज के मेरी घरवाली वाइफ को धक्का मार के बाहर कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में एक मीटिंग के दौरान श्री विपिन गुप्ता जी यहाँ पे आए हुए हैं और इन्होंने एक शिकायत दी है गोलदार हॉस्पिटल के लिए। इनका ये कहना है कि हमारे वहाँ अस्पताल में लापरवाही से बच्चे की डेथ हो गई है। तो इस पे फौरन हम लोग इसको प्रकरण को जांच कर रहे हैं कि इसमें क्या स्थिति है, कहाँ पे किसका दोष है। तो संबंधित चिकित्सालय पे फौरन अभी तत्काल विजिट होगी और तत्काल पूरे मसले को गहनता से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर से प्यार और धोखे का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां लड़की ने अपने प्रेमी पर बेवफाई का इल्जाम लगाते हुए उसके घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। गनीमत ये रही कि बिजली के तारों में उलझकर लड़की की जान बच गई। लड़ाई झगड़े और छत से कूदने का ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया है। देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्यार में धोखा खाने के बाद एक लड़की ने अपने प्रेमी के ही 3 मंजिला मकान से छलांग लगा दी, जिसके बाद इलाके में हंगामा मच गया। खरगोन की रहने वाली प्रेमिका का आरोप है कि आवेश कुरैशी नाम के शख्स ने उसे प्यार में धोखा दिया और लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। दोनों के बीच इस बात को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। हमारा रिलेशन बना, पहले से नाम अभी बताया था, फिर इसका नाम ओवेस नाम निकला पूरा मुस्लिम। फिर हम रिलेशनशिप में आ गए। 4 साल से रिलेशनशिप में यही बोलता रहा। मेरे घर पर भी पता है, सबको पता है मैं उससे शादी करूँगा, वो करूँगा। और आज ये शादी करके बैठ गया, उसके बाद भी मेरे से रिलेशन बनाता रहता है और मेरे को मारपीट करता रहता है और धमका के मिलता है कि तू नहीं मिलना है, फिर गालों पे रेजर मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और नशे की हालत में सब कुछ करता है, ड्रग्स दे देता है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से परेशान ये लड़की अचानक अपने प्रेमी आवेश के घर जा पहुंची, जहां विवाद काफी बढ़ गया। दोनों में जमकर कहासुनी हुई। युवती के मुताबिक विवाद के दौरान प्रेमी आवेश ने उसके साथ मारपीट की और उसका मुंह दबाने की कोशिश की। गुस्से में आकर युवती ने प्रेमी का हाथ पकड़ा और उसे 3 मंजिला मकान की छत पर ले गई, जहां से उसने अचानक नीचे छलांग लगा दी। गनीमत रही कि बिजली के तारों में उलझने की वजह से युवती की जान बाल बाल बच गई। प्रेमी से विवाद के बाद तीसरी मंजिल से युवती के कूदने का मामला इंदौर से सामने आया। फिलहाल युवती बच गई, क्योंकि जब युवती ने तीसरी मंजिल से पीछे की तरफ छलांग लगाई, तो अगर इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो इस बिल्डिंग के नीचे आपको तारों का एक जाल नज़र आ रहा होगा। ये मोटी मोटी केबलें आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो तार है, इन तारों ने ही उस युवती की जान बचा ली। घटना के बाद प्रेमी का परिवार युवती को अस्पताल तो ले गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से फरार हो गया। एक आरोपी था ओवेस कुरैशी, पिता फिरोज कुरैशी। तो पिछले जनवरी महीने में एक 376 का अपराध काम हुआ था, जिसमें एक बच्ची थी, उसने यहाँ आकर रिपोर्ट लिखाई थी। उस पर अपराध काम किया था और आरोपी को मैंने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इसका आरोपी छूट गया था। करीब 3-4 महीने बाद फिर बच्ची आई, फिर बच्ची उसके घर गई, इस उसका क्या बोलते ओबीसी, अपना ओबीसी घर में, फिर झगड़ा हुआ, तो उसकी फिर एक रिपोर्ट लिखी। और कल वाली घटना ये है, कल रात को बच्ची फिर आई थी, कल शाम को 7 बजे। प्रेमिका के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रेमी आवेश से पूछताछ जारी है। लड़की की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और बुलंदशहर में थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कुख्यात बदमाश राहुल यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे वक्त से गैंगस्टर एक्ट पे बातचीत चल रहा था। पुलिस टीम जब क्षेत्र में संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक युवक का हाव भाव पुलिस को संदिग्ध लगा। पुलिस ने जब रोककर पूछा तो उसकी पहचान राहुल यादव के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध असलाह बरामद हुआ। राहुल यादव पर लूट, धमकी और मारपीट के कई केसेस दर्ज हैं। लंच बॉक्स में पिस्टल और टीचर पर हमला, तो कहीं आपसी कहासुनी में चाकूबाजी में साथी छात्र की हत्या। स्कूल कैंपस में हत्या की सनसनीखेज वारदात और घटना के आरोप में नाबालिग की गिरफ्तारी। शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल की यह घटनाएं यूपी के गाजीपुर से लेकर गुजरात के अहमदाबाद शहर से सामने आई हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में एक स्टूडेंट तो लंच बॉक्स में पिस्टल लेकर पहुंच गया और टीचर पर गोली चला दी। अब सवाल उठ रहा है कि इन मासूम हाथों में हथियार कैसे पहुंच रहे हैं और कौन जिम्मेदार है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल की घटनाओं के बाद कई सवाल खड़े हो गए। लोग पूछ रहे हैं कि नाबालिग बच्चों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हमला और हत्या जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? उत्तराखंड के काशीपुर में 11वीं क्लास के स्टूडेंट ने अपने टीचर पर गोली चला दी। फिजिक्स टीचर के हाथ में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र लंच बॉक्स में तमंचा लाया था। काशीपुर के प्राइवेट स्कूल की घटना इस वक्त तो चर्चा में है। प्राइवेट स्कूल में दुखद घटना हुई थी, उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। ज्ञात हुआ कि वहां पे एक शिक्षक के ऊपर किसी के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था। बाद में वहाँ बच्चों से पूछताछ के बाद CCTV कैमरे और जो अन्य हमारे शिक्षण मंत्री से पूछताछ करने के बाद एक स्टूडेंट का ही प्रकाश में आया और सत्यापन होने के बाद उस बाल अपचारी को ज्यादा संरक्षण में लिया गया, इस पर माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। हाल ही में यूपी के गाजीपुर में भी एक निजी स्कूल में चाकूबाजी की घटना सामने आई थी। स्कूल में छात्रों के 2 गुटों में हुई झड़प के बाद चाकूबाजी में एक छात्र की मौत हो गई थी, जबकि 3 छात्र घायल हो गए थे। सदर कोतवाली इलाके में पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। 10वीं के छात्र की हत्या के बाद हड़कंप है, जबकि घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें 2 छात्र ग्रुपों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने चाकू चला दिया, जिससे दूसरे पक्ष का एक छात्र घायल हो गया और घायल होने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। उसको डेड बॉडी को हम लोगों ने भिजवा दिया है हॉस्पिटल, और जो इसमें और भी एक आध लड़के घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। 2 बच्चे अभी नॉर्मल है, ठीक है। एक बच्चा काफी सीरियस है, बाकी तो एक बच्चा तो ब्रॉड डेड आया तो एक्सपायर कर गया। एक बच्चा जो सीरियस है वो बच्चा अंदर वार्ड में भर्ती है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भी एक निजी स्कूल में नाबालिग छात्र की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद लोगों ने हंगामा किया, स्कूल प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए। हालांकि पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया और जांच पड़ताल कर रही है। मामूली विवाद में हुई घटना का आरोपी भी नाबालिग है और उसी स्कूल का स्टूडेंट है। झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। ऐसी घटनाओं को लेकर एक्सपर्ट अपने नजरिए से देख रहे हैं और सख्त कदम उठाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। माता पिता की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, सब चीज़ों पे थोड़ा सा विजिलेंस रखें। मतलब ऐसा ना है कि उनको देखें शक की नज़र से, लेकिन विजिलेंस रखें, उनसे बातें करें कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि स्कूल का भी पीयर प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये घटनाएं हो सकती हैं। एक मी फैक्टर इसमें बहुत बड़ा है।
मैं हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ है, मैं। तो ये आप बता रहे हैं जैसे प्लानिंग करी, बट यूजुअली इन चीज़ों में ये देखा जाता है ये चीज़ें इम्पल्सिव ज़्यादा हैं। हो सकता है ले जाते कई बार हो, पर इम्पल्सिविटी एक ही दिन आई कि आज करके रखेंगे। हो सकता है वो कई बार लेके गए हो पर आज टॉलरेट नहीं हुआ और आज कर दिया गया। ज़्यादातर ये वाले इंसिडेंट्स एकदम ऐसे वाले सोचने के होते हैं कि अभी मेरे को गुस्सा आया और अभी कर दिया। आपने शायद वो व्हाट्सएप चैट्स देखी जो वो उसके बाद रिलीज हुई, उसमें उन्होंने कितने आराम से बात करी है कि अब ये मैंने चाकू मार दिया, अब ये हो गया, दूसरा कहता कोई बात नहीं, अब जो हो गया अब देखी जाएगी। तो डाउन प्ले भी हो जाता है बहुत बार कि चीज़ की इंटेंसिटी समझने की अभी बुद्धि डेवलप ही नहीं है। स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर और पेरेंट्स ये सब मिलकर के एक सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, तब तक ये घटनाएं समाज में और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसको रोक पाना संभव नहीं है। ये रोक तभी सकते हैं जब उनका हम लगातार काउंसलिंग करें, और हम लोग अपने अपने स्तर पर इस काम को करते भी रहते हैं। कुल मिलाकर स्कूलों में हुई घटनाओं ने नई बहस खड़ी कर दी है। एक के बाद एक कई शहरों में हुई घटनाएं बताती हैं कि नाबालिग हाथों में हथियार और शिक्षा के मंदिर में खूनी खेल से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जरूरत बच्चों की सही समय पर काउंसलिंग और सख्त कदम उठाने की है, जिससे ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।